हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 एसएस का थीम 3, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो होगा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर समझने से पहले स्टूडेंट्स, क्या आप जरा सोच सकते हैं कि अगर अर्थ के अराउंड एटमोसफेयर ही ना होता तो क्या हम इस एटमॉस्फेयर में सांस ले पाते? क्या बारिश होती? क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु जिंदा रह पाते? तो इसका आंसर हो सकता है कि शायद नहीं। एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा का एक कवर ही नहीं, बल्कि ये अर्थ का हार्मफुल सोलार रेज से बचाता है, टेम्परेचर को बैलेंस रखता है और लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेयर की कंपोजिशंस, उसके डिफरेंट लेयर्स और इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कवर करते जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स और टेस्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट फॉर द मोर यूजफुल वीडियो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास देखने को मिलता है, द अर्थ इज सराउंडेड अ थिक लेयर ऑफ एयर, इट इज नोन एज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो एक थिक लेयर ऑफ एयर से कवर है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमोसफेयर। दिस एटमोसफेयर प्लेज अ विटल रोल इन मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन आवर प्लेनेट। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर ये एटमोसफेयर की लेयर ही हमारी अर्थ को कवर नहीं करेगी तो वहां पे लाइफ सस्टेन करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ पे प्लेनेट अर्थ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल हो सके। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, protect us from the harmful solar radiation and helps to regulate the earth's temperature। वो हमें यहाँ पे ब्रीथ करने में हेल्पफुल होता है, और जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, मतलब जो यूवी रेज होती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में वो हेल्पफुल होता है। विदाउट द एटमोसफियर the earth would be too hot during the days and too cold at night। यहाँ पे अगर एटमोसफेयर नहीं होगा तो अर्थ जो है वो डे के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और एट नाइट वो और भी ज्यादा कोल्ड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पूरा एटमोसफेयर का इंट्रोडक्शन था। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट refers to the average weather condition of a place over a long period of time। क्लाइमेट का मतलब आप क्या जानते हैं? जैसे कि कभी कभी हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी हमारे पास स्प्रिंग सीजन आता है, कभी मानसून आता है, कभी समर आता है। तो ये जो क्लाइमेट है, ये एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है, जो कुछ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अर्थ पे रहता है। इट इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। ये जो क्लाइमेट है, ये नेचुरल वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, और जो सेटलमेंट का पैटर्न है उसको वो इन्फ्लुएंस करता है। The atmosphere and climate together control the weather phenomena such as rainfall, wind, storms and seasons। यहाँ पे एटमोसफेयर और क्लाइमेट दोनों ही मिलके वेदर का फिनोमेना जो है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, विंड्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, सीजन्स हो गए, उसको ये कंट्रोल करते हैं फॉर ओवर अ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द एटमोसफेयर and climate is important because they directly affect our daily lives, agriculture, water resources and overall environment। यहाँ पे हमें एटमोसफेयर और क्लाइमेट को समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे डेली लाइफ के ऊपर, जो भी एग्रीकल्चर है उनके ऊपर, और जो भी ओवरऑल एनवायरनमेंट में चल रहा है उन सब के ऊपर वो अफेक्ट करेगा। अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो उनसे अफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, आई होप यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। यहाँ पे किस तरीके से एटमोसफेयर बनता है, क्या क्या उसमें कंपोजिशंस ऐड किए जाते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द एटमोसफेयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ अ gases that surrounds the earth and extends hundreds of kilometers into space। It is held close to the earth by gravity। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एटमोसफेयर है वो एक थिक ब्लैंकेट है गैसेस का, जो अर्थ को सराउंड करता है, और इसका जो एरिया है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर स्पेस तक वो फैला हुआ है, एंड इट इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय द ग्रेविटी। नेक्स्ट है, द एटमोसफेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एटमोसफेयर जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। यूनिफॉर्म मतलब वो सेम नहीं रहता है, वो बेस करता है जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है हाइट के संग। इट मीन्स कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज जाएगी तो टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा,
जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती जाएगी तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स। दिस डिस्टिंक्ट लेयर्स आर कॉल्ड, यहाँ पे इस जो पूरा डिवाइडेड किया गया है वो 5 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट लेयर्स में करा गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड आ जाता है स्टेरोस्फियर, थर्ड आ जाता है मेसोस्फियर, एंड फोर्थ इज थर्मोस्फियर जिसका दूसरा नाम होता है आइनोस्फियर, और नेक्स्ट है लास्ट आपके पास एक्सोस्फियर। यहाँ पे के टोटल 5 नाम्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज आइनोस्फियर एंड थर्ड इज एसोस्फियर। यहाँ पे ये किस तरीके से डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ह्यूमन जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो कौन सा स्फीयर होगा, जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट या जो भी एरोप्लेन है वो फ्लाई करते हैं वो कौन से लेयर में आएगा, कहाँ से सैटेलाइट का कम्युनिकेशन होता है वो कौन से लेयर में आएगा, किस लेयर की कितनी थिकनेस होती है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है, कि आप में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, जो यहाँ पे आपको डिफरेंट 5 टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन होंगे। जैसे कि ट्रोपोस्फियर जो होता है वो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, और जहाँ पे आपका वेदर होता है, जैसे कि जो भी आपके वेदर फॉर्म होते हैं ना वो इसी लेयर में होते हैं। कौन से लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट जो होता है स्टेरोस्फियर। स्टेरोस्फियर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपकी ओजोन लेयर कवर होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरोस्फियर। मैरो मेसोस्फियर जो होता है वहां पे क्या होता है कि आपके जो भी मेट्रोइड्स होते हैं वो, जैसे कि हम लोग टूटता तारा बोलते हैं ना, वो जहाँ पे जिस लेयर में आएंगे वो आपके मेसोस्फियर होंगे। आइनोस्फियर जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि ये काफी ज्यादा हॉट लेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आयोनाइज्ड गैसेस देखने को मिलती है जो सीधा रिफ्लेक्ट करती है आपकी रेडियो वेव्स के ऊपर। और जैसे कि आपने देखा होगा ना कि फिनलैंड और आइसलैंड में अरोरा लाइट्स होती है, वो जो अरोरा लाइट्स जिस स्पीयर में फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फियर। और सबसे लास्ट यहाँ पे आता है एक्सोस्फियर, जहाँ पे ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो काफी ज्यादा पतली होती है, और जहाँ पे आपके सैटेलाइट मूव करते हैं वो इसी स्पीयर में आपके मूव करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 5 डिफरेंट स्पीयर्स है इनकी खुद की अपनी इंपॉर्टेंस और अपना मीनिंग वो स्टेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रोपोस्फियर। The troposphere extends from 8 kilometer near the poles to 18 kilometer near to the equator. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ट्रोपोस्फियर है वो 8 किलोमीटर नियर पोल्स होता है, जैसे साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और 18 किलोमीटर टू द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को सीधा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो यहाँ पे इक्वेटर होता है। The word tropo means mixing, which refers to the continued mixing of gases in the layers give it its name. यहाँ पे ट्रोपो का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट गैसेस होते हैं उनका कंटिन्यूस मिक्सिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपो। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स नियरली 75% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ऑल एसेंशियल गैसेस सच एज वाटर वेपर एंड द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर है वो नियरली 75% पूरे एटमॉस्फेयर का मास कैरी करता है, और इसमें कुछ एसेंशियल गैस मिल जाती है जिसमें आपको वाटर वेपर मिल जाएगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनके प्राइमरी फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड द ऑल वेदर फिनोमेना सच एज प्रिसेप्शन स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग अकर इन दिस लेयर। जो भी यहाँ पे थंडर स्टॉर्म की लाइटनिंग होती है, जो भी स्टॉर्म्स आते हैं वो सारे आपके ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलेंगे। एंड दिस लेयर वेयर ऑल द लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। हम जिस हवा में सांस लेते हैं एज अ ह्यूमन बींग, या जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है इस अर्थ पे, वो जहाँ पे भी सांस लेंगे वो इस ट्रोपोस्फियर में ही आएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं जो होता है सस्टेनिंग फॉर द लाइफ। एंड इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड at an average rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर। दिस इज नोन एज द लैप्स रेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे ये जो लेयर है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसका एल्टीट्यूड फॉर एन एवरेज रेट 1 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर एवरी 165 मीटर, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? लैप्स रेट बोला जाता है। इस चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स, कुछ परसेंटेज दे रखे होंगे जिसको आपको लर्न बाय हार्ट करना होगा, ताकि अगर ये एग्जाम्स में आते हैं तो आपको वो लिखने होंगे। अब इस लेयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि दिस लेयर सपोर्ट्स द लाइफ एंड कंट्रोल वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो लेयर है ये आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है और वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। एंड द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली ऑन दिस लेयर, और जो मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इस लेयर के ऊपर
डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। दिस लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। जो लेयर ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। Stratosphere has a cold lower section and the warmer upper section forming the distinct layers. ये इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपको दो लेयर देखने को मिल जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो लोअर लेयर होती है ये थोड़ी कोल्ड लोअर होती है और ये जो अपर वाला पार्ट है ये आपका वार्मर पार्ट होता है। तो स्ट्रेटोस्फियर भी यहाँ पे दो लेयर में फॉर्म होती है। एंड द नम स्ट्रेटो मीन्स लेयर। और यहाँ पे स्ट्रेटो का मतलब ही क्या होता है, लेयर। तो आपको स्ट्रेटोस्फियर में ही दो लेयर देखने को मिलेगी। तो जो लोअर लेयर होगी वो कोल्ड होगी और जो अपर लेयर होगी वो वार्म वाली होगी। एंड द एक्सटेंड अप टू द 50 किलोमीटर अबोव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इसका जो बाउंड्री लाइन आएगा वो आपका 50 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस आएगा। एंड द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। ये आपको नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो बाउंड्री होती है बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। एंड द स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड द डस्ट हैज अ मिनिमम एयर ट्रू बैलेंस इज इट इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। जिस लेयर में मतलब जिस स्फीयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं उस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एयर है होती है वो मिनिमम होती है, वहाँ पे कम मॉइस्चर मिलता है और डस्ट भी कम मिलती है, जिस इसकी वजह से यहाँ पे एयरप्लेन फ्लाई करना सुटेबल होता है। एंड द ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। As altitude increase with the stratosphere, the temperature also rises. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस लेयर में ओजोन लेयर आ रही है उसमें वो कहाँ पे लोकेटेड है, स्ट्रेटोस्फियर में है, जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस। इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रिवेंटिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन। यहाँ पे वो ये जो लेयर है ये यूजफुल होती है हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बाय फिल्टरिंग द यूवी रेडिएशन द स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फॉरेस्ट प्लैंकटन एंड द मैराइन इकोसिस्टम विच इज आर एसेंशियल फॉर द फूड चेन्स एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये सिर्फ हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है बट ये जो यूवी रेडिएशन होता है उसको फिल्टर करती है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रॉप्स है, फॉरेस्ट है, मैराइन इकोसिस्टम्स है, ये सारे जो चीजें हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करती है, जो एक एसेंशियल फूड चेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। चलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट इज मेसोस्फियर। मेसोस्फियर जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आएगा। द लेयर दैट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर आर कॉल्ड इज कॉल्ड द मेसोस्फियर एंड इज रफली एक्सटेंडेड अप टू द 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के सरफेस से जो है वो 80 किलोमीटर ऊपर है। एंड दिस लेयर लाइज बिटवीन द टू अबव and the two lower layers below it is why it is called the mesosphere. इसका नाम mesosphere मतलब meso का मतलब होता है यहाँ पे middle. It means कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टोटल 5 लेयर है तो ये दो लेयर के ऊपर और दो लेयर के नीचे एग्जैक्टली मिडल में आता है, इसलिए इसका नाम जो है वो मेसोस्फियर पड़ा है। एंड द बाउंड्रीज बिटवीन द स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर इज टर्म्ड एज द एस्ट्रोपॉज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्ट्रेटोस्फियर और जो मेसोस्फियर के बीच में जो बाउंड्री आती है उसको हम लोग स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे as the meteoroids enter this layer, they burn up due to the friction with the gaseous particles. यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मैंने आपको टूटते तारे की बात की थी इंट्रोडक्शन में, तो जो मेट्रोइड्स होते हैं वो इस लेयर में एंटर होने के बाद मतलब मेसोस्फीयर में एंटर होने के बाद वो गैशियस पार्टिकल से टकराते हैं जिसकी वजह से उनका बर्निंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेट्रोइड्स अपीयर्ड एज अ शूटिंग स्टार बट दे आर नॉट द एक्चुअल स्टार्स। मेट्रॉइड्स जो है वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं इसलिए हमें वो शूटिंग स्टार लगते हैं बट एक्चुअली में वो स्टार्स नहीं होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं जो इस लेयर में आने के बाद वो बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस है इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द फॉलिंग मेट्रॉइड्स। ये जो लेयर है ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि मेट्रॉइड्स इस लेयर में आने के बाद बर्न हो जाते हैं तो वो अर्थ तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते और अर्थ जो है वो उससे प्रोटेक्ट हो जाती है। And it helps maintaining energy balance by absorbing and redistributing heat from both above and below. यहाँ पे
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये लेयर जो है वो मिडल में आती है, जो एब्जॉर्बिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द अबोव एंड द फ्रॉम द बिलो, ये दोनों में यूजफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये काफी इजी कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास आइनोस्फीयर, जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्फीयर एंड इट इज रफली एक्सटेंड अप टू द 450 किलोमीटर अबोव। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि जो ट्रोपोस्फियर था वो नियरली 18 किलोमीटर था। फिर हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर आए तो वो नियरली 30 या 40 किलोमीटर था। फिर हम लोग मेसोस्फियर के ऊपर गए तो वहाँ पे 80 किलोमीटर था। अब यहाँ पे आता है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर जो है वो अर्थ सरफेस से 450 किलोमीटर अबोव है। And the name ionosphere comes from the fact that the atoms of gases in this layer get converted into the ions due to the solar radiation. यहाँ पे आइनोस्फीयर इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज जो एटम ऑफ गैसेस होते हैं इस लेयर में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन, इसलिए यहाँ पे उसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। एंड दिस इज द थर्मोस्फीयर as we go upward. The temperature rises and reaches up to the 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका टेम्परेचर आपको बता दिया है कि जब आइनोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एंड दिस इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये भी नाम आपको याद रखना है जो आपके एमसीक्यूज या मैच द फॉलोइंग या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, देन द आंसर इज द आइनोस्फियर। दिस लेयर हेल्प्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड द रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो लेयर है ये आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो ट्रांसमिशन में भी यूजफुल है। एंड द इम्पोर्टेंस इज इट इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हमारा जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है वो आपका सैटेलाइट से ही चलता है, तो ये डिस्टेंट कम्युनिकेशन के लिए काफी यूजफुल है। थर्स the thermosphere acts as the Earth's radiation shield and the communicational layer, playing a vital role in protecting life and supporting technology. ये जो है ये हमें अर्थ के रेडिएशन से मतलब शील्ड करता है, और जो कम्युनिकेशन लेयर है जो टेक्नोलॉजी और एज वेल एज लाइफ प्रोटेक्टिंग दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। मूविंग टू अवर लास्ट टॉपिक इज द लेयर्स में Atmosphere. The atmosphere is the outermost layer of the atmosphere which ultimately merges with the space. जैसे ही हम लोग अर्थ के बाहर क्रॉस करेंगे तो आपने देखा होगा कि कोई भी रॉकेट वगैरह जाता है या से स्पेसशिप जाती है तो उसके पीछे से वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आके वापस धरती पे आ जाते हैं वंस द रॉकेट क्रॉस द अर्थ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जिस लेयर में क्रॉस करता है उसको एसोस्फियर बोला जाता है। ये जो लेयर है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो मर्ज कर जाती है आपकी स्पेस के संग। इट लैक्स डस्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। आपको ये याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में ना तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, वाटर वेपर भी नहीं मिलेगा। आपने एस्ट्रोनॉट्स देखे होंगे जो व्हाइट सूट पहन के अपने स्पेस शटल से बाहर जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। एंड हाउ एवर ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड हियर। आपको ये याद रखना है कि वहां पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस देखने को मिल सकती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनी कम्युनिकेशन, वेदर एंड नेविगेशन satellites orbit in the exosphere, enabling GPS, television, internet, and weathercasting. Acts as a transition zone between the Earth's atmosphere and the outer space. जो मैंने आपको बताया कि जिस लेयर में जो भी सैटेलाइट्स वगैरह जो भी जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह होगा वो इसी स्पीयर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 5 स्पीयर कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के संग भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स दैट सराउंड्स द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है जिसमें आपको वाटर वेपर भी देखने को मिल जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। यहाँ पे डिफरेंट गैसेस का मतलब है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका आर्गन हो गया और डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें जो है मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो लाइफ सस्टेनिंग के लिए एसेंशियल है, रेगुलेटिंग टेम्परेचर के लिए भी एसेंशियल है, और जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया, कंबसन हो गया, रेनफॉल हो गया, कि उसके लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिंग है। एंड द proportion ऑफ gases इन द एटमोस्फेयर रिमेन ऑलमोस्ट एट द हाइट ऑफ अबाउट 90 किलोमीटर। यहाँ पे क्या बोला गया है
कि ये जो प्रपोर्शन ऑफ गैसेस है ये ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर अबव द हाइट तक वो रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन हमारे पास 21% है, आर्गन हमारे पास 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हमारा 0.03 या 0.04 तक है, और अदर गैसेस में जो है वो आपका 0.04 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसी गैसेस के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक है कंपोजिशन वाला। चलिए, मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इस टॉपिक में आपका इंक्लूड किया जाता है। चलिए, सबसे पहले गैस है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या यूज है उसका, क्या उसमें कंटेन होता है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। देखिए जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें ये जो पिंक एरिया है ये किसका है, पूरा नाइट्रोजन का। इट कवर्स 78%। तो नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें आगे क्या बताया गया, डज नॉट सपोर्ट रेस्पिरेशन और बर्निंग डायरेक्टली। यहाँ पे क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन से ना तो आपको रेस्पिरेशन में सपोर्ट मिलेगा, ना ही आपके बर्निंग डायरेक्टली में, एंड रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड कंबस्शन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो ऑक्सीजन का इंटेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको रैपिड कंबशन देखने को मिल सकता है, एंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, नाइट्रोजन साइकिल ग्रोथ। और ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि नाइट्रोजन एनरिच्ड सॉइल लीड्स टू द बेटर क्रॉप यील्डिंग, मेकिंग इट विटल फॉर द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। ये यहाँ पे ह्यूमंस के लिए मतलब रेस्पिरेशन के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, जितना ये किसके लिए यूजफुल है, हाँ, आपके एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है। क्यों एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये सॉइल के लिए एक एनरिच एलिमेंट की तरह काम करता है, इसलिए जिसकी वजह से आपके जो क्रॉप्स है वो काफी ज्यादा अच्छे ग्रो होते हैं, और एग्रीकल्चर में भी वो यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीजन, जहाँ पे पूरी ह्यूमन लाइफ डिपेंड होती है। ठीक है, इसी पॉइंट पे डिपेंड होगी। तो जो ऑक्सीजन है वो आपके पास 21% है, जो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट गैस है, मतलब नाइट्रोजन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ी गैस है तो वो आपके पास ऑक्सीजन आएगी, एंड एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एंड सपोर्ट कंबशन नीडेड फॉर ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेसेस। ठीक है, ये कंबशन के लिए भी सपोर्ट करता है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ना तो ऑक्सीजन होगा, ना ही हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग एंड कम्बशन, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर कुकिंग इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास आर्गन। आर्गन का जो वेटेज है वो हमारे पास 0.93% है। ये केमिकली इनएक्टिव गैस होती है, जिसका बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी पार्ट नहीं होता है। ये किसके लिए यूज की जाती है, आपकी वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो यूज की जाती है वो आर्गन गैस होती है। ये गैस का काम क्या होता है फिर, कि इट मेंटेन्स बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंट अनवांटेड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे बचाने के लिए और एक बैलेंस बनाने के लिए एटमॉस्फेयर में, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट फूड, वाइन एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन मतलब वो कांट लग जाना होता है ना, जंक लग जाना है ना, उसको ऑक्सीडाइजेशन बोला जाता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे फोटोसिंथेसिस बन के हमारे पास क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसी है, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी है, बट उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, एंड यूज बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि हम जो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्व करके वो यहाँ पे हमें क्या देते हैं, बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो ये यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे अर्थ के टेम्परेचर को वो मेंटेन करती है, एंड रिलीज बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये रेस्पिरेशन मतलब जो ह्यूमंस या एनिमल्स जो भी इसको मतलब सांस बाहर निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, इट मीन CO2। और ये बर्निंग फ्यूल्स के जो बर्निंग फ्यूल्स होता है उससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एंड द इम्पोर्टेंस क्या है, इट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड हेल्प्स टू रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर, एंड सेकेंड क्या है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इन्फ्लुएंस ओशन पीएच एंड द मैराइन लाइफ। हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो ओशन के पीएच लेवल को मेंटेन करती है एज वेल एज द मैराइन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो प्लांट है ये यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे पास अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में टोटल 3 पार्ट आते हैं, जिसमें आपको पहला जो है वो वाटर वेपर मिल जाएगा, सुटिकल होगा और थर्ड ओजोन लेयर होगी। तो वाटर वेपर जो होता है ये अमाउंट जो है वो एक जगह पे, सब जगह पे सेम नहीं होता, मतलब वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर निकलेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी एंड फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड ड्यू। आपको जितना भी आसमान में क्लाउड्स, रेन, फॉग, ड्यू मिलेंगे या ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, वो आपके सारे वाटर वेपर्स होंगे। इट एब्जॉर्व हीट एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ये हीट को एब्जॉर्व करता है और टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक क्रुशियल, क्रुशियल का मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वेदर एंड क्लाइमेट, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मूविंग वाटर बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि जो सी का वाटर है वो आसमान में लाइट, सनलाइट की वजह से वो एवोपरेट होके क्लाउड्स फॉर्म करता है और फिर वो रेन वाटर बन के वापस नीचे आता है। उसी को वाटर साइकिल के रूप में यहाँ पे आपको समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स में आपके पोलन्स आते हैं, स्मोक आता है, सॉल्ट आता है, सॉलिड soil particles आते हैं, and it has in the concentration of water vapor causes colorful sunset and sunrise। यहाँ पे सनसेट, सनराइज जो हमें दिखने को मिलता है, उसका जो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो रेनफॉल फॉर्मेशन में यूजफुल है, and dust blown from the desert carries minerals and nutrients to ocean and soils, enriching ecosystem and supporting plant and marine life। जो डस्ट जो है, जो डेजर्ट से उड़ के आ रही है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ओशन की तरफ लेके जाएंगी और सॉइल की तरफ लेके जाएंगी, जो एक इकोसिस्टम और सपोर्टिंग प्लांट्स और लाइफ को, मराइन लाइफ को वो यूजफुल होगा। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास ओजोन लेयर वाला, और ये आपको ओजोन लेयर मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर का काम क्या है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करना। ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्किन कैंसर और जेनेटिक डैमेज, इट मीन्स कि आपने ये सुना होगा कि अगर हमारी ओजोन लेयर जो है वो अगर डैमेज होती है, तो जो सन की यूवी रेज है वो सीधा अर्थ पे आएगी, तो वहाँ के जो ह्यूमंस है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्किन कैंसर हो सकते हैं, इतना वो हार्मफुल रेडिएशन होता है उसका। तो उससे प्रोटेक्ट हमें करेगा। एंड द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कैन कॉज स्किन कैंसर, कैटरेटिक एंड द डैमेज टू प्लांट्स एंड मैराइन लाइफ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओजोन लेयर जो है मोस्ट ऑफ सन के अल्ट्रावायलेशन रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इन सारे कॉज को वो रोक लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा ये सारा पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। ये पूरा जो नोट्स है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना जरूर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।